गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एम्पलीफायर देख के हो गया, डोकिया में घुस गया होगा बात क्या? लास्ट में तो आपका दिमाग खराब हो गया होगा। बेटा आज आपको पढ़ना है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इस तरह से अगर हम मान लो किसी स्विच को पटर 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 करते रहे, वो तो स्विच तो खराब हो जाएगा, वो स्विच तो खराब हो जाएगा, अंदर में शॉर्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, इसका ऑपरेशन बड़ा फास्ट रहता है। सिर्फ वोल्टेज को आप एडजस्ट करके, सिर्फ वोल्टेज के साथ आप एडजस्ट करके आप सामने वाला सिस्टम को ऑन ऑफ बहुत हाई स्पीड से करते हैं, बहुत हाई स्पीड से। तो चलिए देखते हैं कि करते कैसे हैं। तो हमको आज सीखना है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। वाह, तो चलिए पहले बना लेते हैं हम लोग कॉमन एमिटर एनपीएन फॉरवर्ड रिवर्स ट्रांजिस्टर। अरे मुझे मस्त माहौल में जीने दे। चलो, ये है बेस, ये है मान लो पी टाइप, ये है कलेक्टर, ये है एन टाइप, और ये है एनपीएन एमीटर एन टाइप। इधर फॉरवर्ड बायस बोले तो प्लस माइनस, इधर रिवर्स बायस, ये वीसीसी, ये वीबीबी। ठीक है, ओके। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, यहां से यहां तक कौन सा पोटेंशियल होता है, यहां से यहां तक कौन सा पोटेंशियल होता है, VCE होता है, और यही होता है आउटपुट, है ना। यहां पर रहता है RC, करंट कितना फ्लो होता है IC, यहां पर होता है RB, और करंट फ्लो होता है IB। दैट्स ऑल। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर एन NPN ट्रांजिस्टर कौन सा, CE मोड, CE कॉन्फ़िगरेशन, FR बायसिंग। हो गया। अब स्विच है, एक बार ऑन तो एक बार ऑफ, यानी दो बार पढ़ना है। तो बेटा हम क्या करेंगे पता है आपको, हम यहां पर लिखेंगे स्टेप नंबर 1। एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे, काय को स्टेप नंबर 1। क्या करेंगे फिर, नंबर 1, हम जो बेस एमिटर वोल्टेज है वो कहां है, यहां है, यही है ना। यहां से लेकर यहां तक क्या है, बेस एमिटर वोल्टेज। वाह, तो हम क्या करेंगे, फिक्स बेस एमिटर वोल्टेज लेस देन द पोटेंशियल बैरियर, लेस देन द पोटेंशियल बैरियर, यानी यहां पर जितना जंक्शन में रिक्वायरमेंट है उससे कम वोल्टेज दीजिए तो IB होगा क्या, नहीं होगा। तो IC होगा क्या, नहीं होगा। समझ रहे ना आप। चलो वोल्ट मीटर बना ही देते हैं, वरना आप बोलोगे सर क्या कर रहे हैं आप, वोल्ट मीटर बना देते हैं। चलो, ये रहा वोल्ट मीटर VCE विच इज VO, और ये रहा वोल्ट मीटर VBE। सब सही है, बिल्कुल सही है।
तो फिक्स VBE, इस वोल्टेज को आप जितना यहां रिक्वायर्ड है उससे कम पे फिक्स कीजिए, तो क्या होगा, IB नहीं होगा। देयरफॉर IB इज इक्वल टू 0, IC भी 0। VCC कितना भी रखिए, VCC कितना भी रखिए, IC तो होगा ही नहीं क्योंकि IB है ही नहीं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर IC है तो क्यों है, IB है इसीलिए। समझ रहे ना बात को आप? तो अभी क्या कर दीजिए, KVL लगा दीजिए, इस साइड KVL लगा दीजिए, अप्लाई KVL इन द आउटपुट साइड। बस आउटपुट, ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, 10 मिनट का टॉपिक है ये, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस, है ना, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE। समझिए बात को, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE, यहां पर मैंने KVL लगा दिया है, ठीक है, लगा दिया। अब क्या, IC तो है ही नहीं दादा, IC तो है नहीं, समझ रहे हैं आप? सिंस IC इज 0, क्या हो जाएगा, VCC इज इक्वल टू VCE। कॉमन सेंस, अगर यहां पर करंट है ही नहीं तो जो भी आप वोल्टेज दे रहे हैं वो कहां जा रहा है, VCE में जा रहा है पूरा, और VCE क्या है, आउटपुट है, VCE आउटपुट है। अब VCC तो एक हाई वोल्टेज रहता है हमेशा, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे भाई ट्रांजिस्टर में करंट है क्या, 10, देयर इज नो करंट इन द ट्रांजिस्टर, है कि नहीं? ट्रांजिस्टर में IB है नहीं है, IC है नहीं है, तो ट्रांजिस्टर कैसा है, ऑन है कि ऑफ है? ट्रांजिस्टर कैसा है, ऑन है कि ऑफ है? ट्रांजिस्टर तो भाई ऑफ है, लेकिन आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, VCC के बराबर, यानी जो भी VCC का बैटरी का वोल्टेज है वो पूरा का पूरा कहां जा रहा, आउटपुट में जा रहा। यानी जो लोड होगा, जो आप आउटपुट के पैरेलल में लगाएंगे लोड, जो लोड होगा वो क्या होगा, ऑन होगा। आई बात समझ में? मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस साइड वोल्टेज यहां जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं दिया, तो जो इसके साथ जो लोड रेजिस्टेंस लगा है, इसके साथ जो भी लोड रेजिस्टेंस लगा है पैरेलली, जो भी लोड रेजिस्टेंस लगा है वो शुरू रहेगा, है ना। तो नंबर 2 देखिए, शायद आपको ये थोड़ा और समझे। अब क्या करो भाई, फिक्स VBE ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर ऑफ बेस एमिटर जंक्शन। अच्छा यहां नहीं लिखा ना मैंने, ऑफ बेस एमिटर जंक्शन। तो क्या होगा, IB होगा, और IB होगा तो लार्ज IC भी होगा। समझ रहे ना आप? याद नहीं क्या, IB होता है माइक्रो एम्पियर में, IC होता है मिली एम्पियर में, तो माइक्रो के सामने मिली 1000 गुना ज्यादा है। तो अब क्या बोलेंगे, देयर इज IB, देयर इज बेस करंट एट द कॉस्ट ऑफ विच यू आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट। अब आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE, तो समझो बात को, करंट तो बहुत ज्यादा है, करंट तो IC बहुत ज्यादा है, तो ICRC के सामने VCE तुच्छ हो जाएगा। समझे? ICRC के सामने VCE क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं VCC is nearly equal to ICRC. Why? Because IC is very large. तो क्या हुआ, therefore output is equal to low, output is equal to less, output is equal to nearly equal to 0,
तो सिंपल कॉमन सेंस वाली बात ये भी हो गई, क्या ट्रांजिस्टर में करंट है? हाँ है। अगर आपने ये पोटेंशियल को बेस एमीटर का जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा रखिएगा तो आई बी होगा, हाँ होगा, आईसी होगा, हाँ होगा। तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल कहां घुस जाएगा? यहां घुस जाएगा। सर एम्पलीफायर में तो आपने बोला था कि अरे एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में काम करता है, एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में काम करता है, ये एक्टिव रीजन में नहीं है, ये था कट ऑफ रीजन, ये था कट ऑफ रीजन, क्योंकि नो करंट, कट ऑफ रीजन। और ये आपका है सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन नहीं है। आई बात समझ में? यूं सोच लो कि ये पार्ट एक सर्किट है जिसमें बैटरी का वोल्टेज पूरा का पूरा कहां घुस जा रहा है? यहां घुस जा रहा है। तो इसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसको कुछ नहीं मिलेगा ना बे, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा ना। तो यहां पर अगर कुछ नहीं मिला तो सारा का सारा इसको किसको जाता है? इसका वोल्टेज सारा का सारा किसको जाता है? आउटपुट को जाता है। अब इसको ही कुछ नहीं मिला तो आउटपुट को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। समझा? आउटपुट मतलब लोड। तो क्या बोलोगे यहां पर? 10 a large current या ऐसा लिखेंगे 10 ट्रांजिस्टर कैसा मोड में है? ऑन मोड में है। ट्रांजिस्टर ऑन मोड में है क्योंकि इसमें करंट है, लेकिन आउटपुट के साथ आप जो लोड लगाने वाले हैं, आउटपुट के साथ आप जो लोड लगाने वाले हैं उसको वोल्टेज मिला क्या? नहीं मिला, उसको वोल्टेज नहीं मिला। एंड लोड कैसा है? ऑफ है। तो बात को समझिए, वो अलग बात है, ये ऑफ है तो ये ऑन है, ये ऑन है तो ये ऑफ है, ये अलग बात है। लेकिन आप इस चीज को समझिए, जस्ट बाय एडजस्टिंग द इनपुट साइड यू कैन एडजस्ट द लोड ऑल्सो। अगर इनपुट मान लो ऑफ है तो लोड ऑन है, अगर इनपुट ऑन है तो लोड ऑफ है। इसलिए क्या कर सकते हैं आप? अगर आप ये इनपुट को बहुत तेजी से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो तो लोड का भी बहुत तेजी से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगा। समझे बात को? तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इसमें कुछ खास बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल है। समझे? बस इतना याद रखिएगा कि हम जब बेस यानी जब हम इसमें कट ऑफ रीजन में रहते हैं तब लोड को पूरा वोल्टेज मिलता है, लोड ऑन। और जब हम यहां पर सैचुरेशन या एक्टिव रीजन में रहते हैं तब लोड रहता है ऑफ, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज यहां घुस जाता है। और याद रखिएगा आरसी और आईसी दोनों ही बहुत हाई है। समझे? आईसी इज वेरी लार्ज एंड आरसी इज ऑल्सो वेरी लार्ज। आईसी एंड आरसी दोनों वेरी लार्ज। कलेक्टर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, समझे? और आईसी भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो वोल्टेज ये सप्लाई कर रहा है उसका 99% जो है यहीं पर लॉस हो जाएगा। तो लोड को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। समझा? अच्छा, एक और बात, बुक में ये डायग्राम इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल बनाकर दिया है ना। एनसीईआरटी देखिए या सीबीएसई क्या बोलते हैं, स्टेट बोर्ड देखिए, बुक में ये डायग्राम काफी सिंपल दिया हुआ है। वो कुछ ऐसा है, ट्रांजिस्टर बनाओ, खत्म। यही है। इधर क्या है? VI और इधर क्या है? VCC। समझे? और ये क्या है? VCE। और इसी के साथ लगा दिया पैरेलल में आउटपुट। ऐसा डायग्राम है बुक में। तो मतलब बड़ा सिंपल है, VI होगा हाई, VI होगा अगर यानी इससे ज्यादा अगर होगा VI तो IB होगा, IB होगा तो IC भी होगा। तो IC अगर हुआ तो RC में बहुत पोटेंशियल घुस जाएगा तो VCE लगभग 0 होगा, तो आउटपुट भी 0 होगा। और अगर मान लीजिए IB नहीं हुआ तो IC भी नहीं होगा, IC नहीं हुआ तो RC में कुछ नहीं घुसेगा, यानी कि सारा का सारा VCC किसको मिलेगा? VCE को मिलेगा। तो VCE और आउटपुट पैरेलल में लगा है तो आउटपुट होगा फुल। क्या पढ़ा रहे सर आप? RC फुल, हाफ,
जान दो, समझ गया ना ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ओके, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले मैं पढ़ाऊंगा स्टेट बोर्ड जैसा, जितना स्टेट बोर्ड में लिखा हुआ है, उसके बाद पढ़ाऊंगा सीबीएसई जैसा, वो थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। और थैंक गॉड कि आपने ईएमआई पढ़ लिया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ लिया है। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, फीडबैक ऑसिलेटर, फीडबैक ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेटर क्या है, बताया था मैंने आपको बीच में एक बार। अरे भाई, लोगों के घरों में इन्वर्टर देखा है ना, वही ऑसिलेटर है, समझे। बैटरी के बाजू में जो एक डब्बा रहता है, वो क्या करता है पता है, डीसी, देखो बैटरी क्या करता है, डीसी करंट स्टोर करता है। बैटरी जो है वो डीसी करंट स्टोर करता है, लेकिन तुम्हारे घर में चाहिए तुमको एसी, इसलिए वो डीसी को एसी बनाता है। इट वर्क्स, इसका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन है, वो ऑपोजिट टू रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर एसी को डीसी बनाता है और ये डीसी को एसी बनाता है। समझ में आया? तो स्टेट बोर्ड में और एनसीईआरटी में दोनों जगह एक ब्लॉक डायग्राम से समझाया है, बस एनसीईआरटी में एक सर्किट डायग्राम भी एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। और बहुत दिमाग चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, आराम से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। रिवाइंड कर करके 2-3 बार भी अगर आप सुन लेते हैं, किसी पिक्चर का डायलॉग को सुनने के लिए आप लोग 5 बार 6 बार देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का मामला आए तो बात साला नहीं समझा, ये नहीं कि एक बार और देख ले और समझ ले दोबारा अच्छे से। चलो, ट्रांजिस्टर एज एन फीडबैक ऑसिलेटर, ठीक है। तो बेटा ऑसिलेटर मतलब एसी टू डीसी, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, इट कन्वर्ट्स सॉरी डीसी टू एसी, यानी इट प्रोवाइड्स ऑसिलेशंस टू अ स्टेडी करंट एंड मेक इट ऑसिलेट। नचा देता है, ये एक फ्रीक्वेंसी दे देता है, समझे। तो कैसा एक ब्लॉक डायग्राम हम बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। हम आज समझेंगे कि यहां फीडबैक क्यों लिखा हुआ है। अगर आप ये समझ गए तो फिर सर्किट डायग्राम का भी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, तो करना क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम बनाओ, एक ब्लॉक डायग्राम बनाओ। ब्लॉक डायग्राम मतलब अपन इंस्ट्रूमेंट्स का डिटेलिंग में नहीं जाते, ऊपर ऊपर दिखा देते हैं। तो यहां पर बना दो एक एम्पलीफायर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर, एम्पलीफायर। और यहां पर बना दो एक फीडबैक नेटवर्क। वो क्या है मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो, बस फिलहाल लिखो क्या है ये, फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। चलो, अब यहां पर दे दो भाई इसको, बैटरी का जो वोल्टेज है वो दे दो, प्लस माइनस। अब हम एम्पलीफायर ऐसा चुनेंगे, जो 1 का 11 कर सकता है, जिसका वोल्टेज एम्पलीफिकेशन 11 टाइम्स है। और आप ये 11 वर्ड लिखिएगा नहीं, ये 11 नंबर आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मान लो ये क्या कर सकता है, 1 का 11 कर सकता है, 1 का 11 कर सकता है। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। तो मान लो 11 टाइम्स बढ़ा सकता है, समझे। इधर से जाएगा आउटपुट, आउटपुट मतलब एसी, और ये क्या है, इनपुट, इनपुट मतलब डीसी, यानी डीसी को एसी कर देगा। ये कौन, एम्पलीफायर नहीं, फीडबैक नेटवर्क करेगा। अब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, देखो। तो होता क्या है, हम इसको देते हैं वोल्टेज, एम्पलीफायर को वोल्टेज देते हैं,
इसने क्या किया, 1 का 11 कर दिया। हमको कितना चाहिए मालूम, हमको चाहिए 10, हमको चाहिए 10, लेकिन हमने कितना करवाया, 1 का 11। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 1 का जो 11 हो चुका है उसमें से 10 जाए इधर, समझे, और 1 जाए इधर, 1 जाए इधर, समझे। अब ये 1 जा रहा इधर, यहां पर एसी से डीसी बनेगा। ये ब्लॉक डायग्राम है, डोंट टेक इट टू सीरियसली। मैं आपको जब सर्किट डायग्राम समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले 1 का 11 किया, 10 दे दिया आउटपुट को, समझे, और 1 दे दिया इधर। तो ये 1 यहां पर फिर से एसी होगा, ये 1 जो है यहां पर फिर से एसी होगा। एसी होगा मतलब एक काम करो, क्या पहले सर्किट डायग्राम बना दूं, नहीं, देखो कोशिश करो समझने का। अगर मैं आपको पहले यहां पर इंग्लिश लिखकर दे दूं, क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क। सुनिए, ये जो एसी को डीसी किया जा रहा है, सॉरी, जो डीसी को एसी किया जा रहा है, डीसी को एसी करना मतलब डीसी ऐसे होता है और एसी ऐसे होता है, समझे। तो डीसी को जो आप एसी कर रहे हैं तो इसका एक सर्टेन फेज होगा, एक सर्टेन फेज होगा। जैसे आप लिखते हैं ना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये होता है फेज, समझ में आ रहा है। तो ये आ रहा है फेज, ठीक है। तो वो फेज यहां पर चेक होगा, क्या चेक होगा, कि भाई हमको जो फेज आउटपुट में देना है वही फेज आ रहा है कि नहीं, हमको जो आउटपुट में फेज देना है वही फेज आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो ये रिजेक्ट कर देगा। फिर क्या होगा, तो पूरा कहानी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, आराम से। एक गिलास पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पानी थोड़ा पी लेता हूं, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा टफ टॉपिक है, पहले ही बोला मैंने आपको, कोई हड़बड़ी नहीं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क, इसका आंसर हम देंगे आराम से, हम इसका आंसर आराम से देंगे। पहले हम कोशिश करते हैं कि आधा अधूरा ही सही, टूटा फूटा ही सही, थोड़ा तो समझ जाए। चलो, तो हमने क्या किया, एम्पलीफायर से क्या किया, यहां से 1 लिया और 1 का 11 कर दिया, 11 में से 10 दे दिया आउटपुट को और 1 घुमा दिया हमने फीडबैक नेटवर्क से। यहां पर जो चेक होगा 1 हमने घुमा दिया फीडबैक, फीडबैक मतलब फिर से खिला देना, है ना। तो हमने इस 1 को वापस से किसको दे दिया, इसको दे दिया, एम्पलीफायर को दे दिया। कितना दिया, 1। समझो बात को। तो क्या होगा, अगली बार इसे यहां से इनपुट की जरूरत नहीं है, अगली बार इसे यहां से इनपुट की जरूरत नहीं है, भूल जाओ इसको। भूल जाओ मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, बट जो एसी वाला पोर्शन है उसके लिए उसको इधर से जरूरत नहीं है, वो यहीं पर घुमाता रहेगा। देखो, 1 का 11, 11 से 10 इधर दे दिया, 1 इधर ले आया, फिर से क्या किया, उसको एसी कर दिया, एसी करके फिर 1 का 11, फिर 10 इधर दे दिया, फिर 1 इधर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अ पार्ट ऑफ आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर is fed back to the input of amplifier. समझे, a part of output of amplifier is fed back to the input of amplifier. तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, therefore the input from सोर्स, ये सोर्स है,
इनपुट फ्रॉम सोर्स इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आपको थोड़ा बहुत समझा होगा कि यहां से इनपुट ले लेता है वो 1, फिर 1 का 11 कर देता है, 10 दे देता है लोड को जिसको चाहिए एसी, और उसी में से 1 दे देता है वापस फीडबैक नेटवर्क को। फीडबैक नेटवर्क उसको चेक कर लेता है, फीडबैक नेटवर्क उसको चेक कर लेता है कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, है ना। हम जो इतना अच्छा दिमाग लगाए हैं वो दिमाग लगाने में कुछ नुकसान तो नहीं है, यानी जो आ रहा है उसका फेज और हमें जो देना है फेज वो सेम है कि नहीं। अगर है तो जाने दो, अगर है तो जाने दो, एसी बनाकर जाने दो, अगर है तो एसी बनाकर जाने दो, और फिर से एम्पलीफायर को बोलो 1 का 11 कर दो। तो पहली बार इसने 1 यहां से लिया, अब जब तक उसको एक अच्छा फीडबैक मिलता रहेगा, यानी सेम फेज उसको जब तक मिलता रहेगा तब तक वो यहीं पर साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा, उसको यहां से इनपुट का जरूरत ही नहीं है। तो आप इसको लिटरली लिख सकते हो कि अ पार्ट ऑफ आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर इज फेड बैक टू द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। इनपुट फ्रॉम द सोर्स इज रिक्वायर्ड ओनली वंस। इनपुट फ्रॉम द सोर्स इज रिक्वायर्ड ओनली वंस। बट मान लो यहां से जो 1 आ रहा है वो किसी भी डिस्टरबेंस या फिर किसी भी नॉइज या फिर किसी भी कोई भी गलत मतलब प्रोसेसिंग के कारण, मान लो यहां से जो आ रहा है उसका फेज और इसको जो फेज देना है वो मान लो आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज मतलब देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो देयर विल बी नो फेज डिफरेंस या फिर देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन। समझे? तो ऐसा अगर मान लीजिए हो रहा है देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन, तो ये बोलेगा भाई साहब प्रोसेस यहीं पर रोक दो। प्रोसेस रोक दो मतलब फिर से साइकिल यहां से शुरू होगा। तो ये चीज मुझे यहां पर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि इफ द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर if the portion of output of amplifier which is fed to the feedback network है ना, portion of the output of the amplifier which is fed to the feedback network is in phase, ठीक है, then such feedback is known as, सिंपल है, पॉजिटिव फीडबैक। समझा ये बात? ठीक है। एंड इफ इट इज आउट ऑफ फेज मतलब a phase difference of pi radian, then such a feedback is known as negative feedback। और अच्छा बात यह है कि फीडबैक नेटवर्क रिजेक्ट्स नेगेटिव फीडबैक एंड एक्सेप्ट्स पॉजिटिव फीडबैक। समझे? तो अच्छी बात क्या है इसमें, एंड द फीडबैक नेटवर्क accepts only positive फीडबैक। तो स्टेट बोर्ड वाले अगर आप इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। बस आपको याद रखना होगा कि एसी को डीसी करने वाला या फिर फीडबैक करने वाला, एसी को डीसी करने वाला या फिर फीडबैक करने वाला जो फीडबैक नेटवर्क में सिस्टम होता है, उसके लिए एक लाइन लिखना होगा कि इन द फीडबैक नेटवर्क
इन या फिर द फीडबैक नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ द फीडबैक नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ बोलो कि कुछ और बोलूं? कुछ और बोलता हूं। द फीडबैक नेटवर्क फॉलोज म्यूचुअल इंडक्शन, समझे? एंड कंसिस्ट्स ऑफ LR सर्किट, सॉरी LC सर्किट। आई बात समझ में? यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट रहता है उसमें जो करंट को नचाता है। और म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होता है? आउटपुट को भी मिलता है और फीडबैक नेटवर्क को भी मिलता है। क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है, समझे? जिसको उसे फिर से एम्पलीफाई करना है। तो बेटा ये तो ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से आप जितना समझ सकते हैं समझ लीजिए। अब आपको 100% समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको बोला। तो जो राइटिंग वाला पार्ट है वो मैं नहीं मिटाता और सर्किट डायग्राम बनाकर मैं आपको दिखाता कि आखिर बात क्या है, आखिर क्या हो रहा है, क्या चक्कर है, आप इतना क्या बड़बड़ किए जा रहे सर, हमारे सब सर के ऊपर से पार हो रहा है। ये आपको समझ में आएगा अगर आपने अच्छे से सर्किट डायग्राम को समझ गए तो सर्किट डायग्राम में वही आपको बनाना है, एक एम्पलीफायर, क्योंकि आप तो अभी भी एम्पलीफायर ही पढ़ रहे हैं, मतलब सॉरी ट्रांजिस्टर। तो वही कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एक बना दीजिए। और बहुत ही शातिर दिमाग वाला इसका डायग्राम है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, टेंशन मत लो, सब समझेगा। ये बेस P टाइप, कलेक्टर N टाइप, एमिटर N टाइप, ये वही है VBB और इधर VCC। समझे? यही बैटरी को आप चार्ज करते हैं। दिन भर जब लाइट रहता है तो यही दोनों बैटरी को आप चार्ज करते हैं। समझ में आया? सब समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लो। देखो अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ बैटरी शुरू है बस। ये क्या है? VCC है। अभी कुछ नहीं है, सिर्फ बैटरी शुरू है, ठीक है? तो हो क्या रहा है देखो, इसका वोल्टेज यहां का रिक्वायर्ड से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? IB होगा, IB होगा और IC भी होगा और IE भी होगा, सब होगा, सभी होगा, ठीक है? अब क्या हो रहा है, इनिशियली क्या होगा, ये कैपेसिटर इसके साथ पैरेलली जुड़ा है और हमने देखिए यहां पर 3-3 कॉइल लगा दिया है और बीच में हमने लगा दिया है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक ही कोर के ऊपर ये सब लपेटे हुए हैं, एक ही कोर के ऊपर सब लपेटे हुए हैं,
समझे, एक कोर के एक साइड में ये दोनों लपेटा हुआ है और दूसरे साइड में ये लपेटा हुआ है। तो होगा क्या, देखिए ये क्या करेगा, ये 1 का 11 करेगा, यानी IB अगर 1 है तो IC 11 है, समझे। तो ये क्या करेगा, 1 का 11 करेगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा ना। हाँ, अब होगा क्या, कैपेसिटर जब धीरे धीरे चार्ज होगा तो कैपेसिटर भी ऐसा होगा कि अपना करंट इसको देगा। सुनिए ध्यान से, कैपेसिटर अपना करंट इसको देगा। मैंने आपको LC ऑसिलेशन पढ़ाया था, तो इसलिए ध्यान से देखिए, यानी ये पार्ट क्या कर रहा है, ये पार्ट करंट को ऑसिलेट कर रहा है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर भी एक झटका बता देते हैं आपको, ये क्या करेगा, करंट देगा इसको, ये इसको करंट देगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये इसको करंट देगा, और वो करंट धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा। इनिशियली द कैपेसिटेंस का चार्ज विल बी फुल, तो फिर करंट विल बी फुल। धीरे धीरे कैपेसिटर का चार्ज कम होने लगेगा तो करंट भी कम होने लगेगा। पढ़े आप कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो करंट ग्रोथ डिके हो जाता है, यानी करंट डिके होता है। तो क्या हो रहा है, इस सर्किट में करंट डिके होगा, यानी मैं बोल सकता हूं कि इस कॉइल के थ्रू एक चेंजिंग करंट पास हो रहा है। द करंट थ्रू द L1, द करंट थ्रू L1 is changing, the current through L1 is changing। और आप तो जानते हैं, आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब किसी दो कॉइल को आमने सामने रखा जाए और मैग्नेटिक फ्लक्स का मान लीजिए लिंकेज जो है वो अगर चेंज हो रहा है तो उसमें भी करंट जनरेट होगा, समझे। तो इसका करंट अगर चेंजिंग है तो यहां पर भी कैसा करंट जनरेट होगा, चेंजिंग। और साथ साथ में इसका इस पर भी असर होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। दिस इज द फीडबैक नेटवर्क। ये क्या कर रहा है, टर्न, नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से, जैसे इसका टर्न बहुत कम है तो इसका कुछ पोर्शन यहां जाएगा, करंट वोल्टेज का कुछ पोर्शन यहां पर इंड्यूस होगा और बाकी पोर्शन यहां इंड्यूस होगा, समझे। यही मैं बोल रहा था कि 1 का 11 तो हो गया, अब 11 से 10 यहां जाएगा और 1 यहां जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये जुड़ा किससे है, ये जुड़ा है डायरेक्ट, किससे जुड़ा है, ये बेस से जुड़ा है। यानी ये सिर्फ पहली बार क्या करेगा, बेस से करंट लेगा, ऐसा। ये सिर्फ पहली बार क्या करेगा, VBB से एक सिग्नल लेगा, उसको 1 से 11 करेगा। और कैसा 11 करेगा, नाश्ता हुआ 11 बनाएगा। तो नाश्ता हुआ अगर 11 बना, नाश्ता हुआ अगर 11 बना तो इसमें से क्या होगा, 10 इसमें जाएगा नाश्ता हुआ और 1 इसमें जाएगा नाश्ता हुआ। आई बात समझ में, पक्का समझ में आया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस LC नेटवर्क डूइंग, ये LC नेटवर्क क्या कर रहा है, ये LC नेटवर्क जो है वो करंट को ऑसिलेट करवा रहा है। और L1, L2 और L3, L1, L2 और L3 ये लोग क्या है, कॉइल्स है। तो L1 से म्यूचुअल इंडक्शन होते हुए L3 में भी जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, और म्यूचुअल इंडक्शन होते हुए भी L2 में भी जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन का साइन दिया है। ये दो लाइन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का साइन है, समझे। तो करंट थ्रू L1 इज चेंजिंग, देयरफॉर L3 एंड L2 therefore mutual induction will occur in both L2 and L3, L2 में भी और L3 में भी। और L2 जो है कॉइल है वो जुड़ा है चुपके से, कहां, इनपुट साइड में जुड़ा है। तो अगली बार इससे लेने की क्या जरूरत है, इसको तो खुद से ही मिल गया। तो वही मैंने यहां लिखा था कि अ पार्ट ऑफ आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर इज फेड बैक टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर थ्रू द फीडबैक नेटवर्क, थ्रू द फीडबैक नेटवर्क।
समझा? दैट इज फ्रॉम द सोर्स इज रिक्वायर्ड ओनली वंस। समझा? तो यह है आपका फीडबैक नेटवर्क। अब जब इसको रिटर्न यहां से मिल रहा था, वो कैसा मिल रहा है? एसी मिल रहा है। तो ये सिस्टम, यहां पर एक सिस्टम रहेगा जो चेक करेगा, यहां पर एक सिस्टम रहेगा जो चेक करेगा कि हमको जो मिल रहा है और हम जो दे रहे थे वो इन फेज है कि नहीं है। यहां पर करंट का ऑसिलेशन होगा, यहां पर करंट का ऑसिलेशन होगा, एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे होगा। तो वो ऑसिलेशन का जो फेज होगा, वो ऑसिलेशन का जो फेज होगा, वो फेज और इधर से इनपुट में जो फेज मिल रहा है उसमें अगर कोई डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस अगर नहीं है तो पॉजिटिव फीडबैक, और अगर आउट ऑफ फेज है मान लीजिए तो नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक एक्सेप्ट नहीं करता है। समझा? समझा? ठीक है। अभी छोटा सा और एक्सप्लेनेशन बाकी है, वो भी एनसीईआरटी में था, देखिए ध्यान से। सोचिए, ऐसे काम करता है आपका इन्वर्टर और हम तो बस डांटते ही रहते हैं, 2 फैन चला, इन्वर्टर बंद हो गया। ठीक है, देखिए मैंने 2 कर्व बनाया, आईसी और आईई का, समय के साथ। ये मान लीजिए आईसी का है समय के साथ, और ये मान लीजिए आईई का है या आईबी का है, जो उसका बोलना बोलिए। देखिए, तो बेसिकली आपने क्या सीखा? आईबी जब होगा, देखिए पहली बार क्या होगा, वीबीबी से आईबी लिया जाएगा तो आईसी होगा, बहुत सारा होगा। तो बात को समझिए, किसी सर्किट में जब कोई करंट होता है, मान लीजिए 6 एंपियर का करंट है, तो जब पहली बार आप यहां पर मान लीजिए कोई स्विच है, मान लीजिए यहां पे कोई स्विच है, तो पहली बार जब आप ये स्विच ऑन किए होंगे, अपने इन्वर्टर को जब आप पहली बार ऑन किए होंगे, तो आईसी का जो भी एक वैल्यू है वो एकदम से 0 टाइम में तो नहीं आ गया होगा। समझ रहे? यानी आईसी का जो वैल्यू है वो बिना टाइम का तो नहीं हुआ होगा, है ना? कुछ तो टाइम लगा होगा, बहुत कम ही सही, बट कुछ तो टाइम लगा होगा कि आईसी इतना हो गया। समझ रहे मेरा बात? किसी सर्किट में, कोई भी सर्किट आप ले लो, एक रेजिस्टेंस ले लो और एक बैटरी ले लो, इस सर्किट में जो करंट होता है वो इंस्टेंटेनियसली तो नहीं बढ़ जाता होगा, कुछ तो टाइम लगता होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो ये सर्किट है L1, ये जो कॉइल है L1, इस कॉइल में जब आईसी आया होगा तो एकदम से प्रकट तो नहीं हुआ होगा, 0 से बढ़ा होगा, है कि नहीं? 0 से बढ़ा होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि इस कॉइल में करंट इंक्रीजिंग मोड में है, इस कॉइल में करंट इंक्रीजिंग मोड में है। तो मान लीजिए ये पॉइंट X है और ये पॉइंट Y है, तो कुछ तो समय लगा होगा इसमें करंट X से Y तक पहुंचने के लिए, है ना? तो मैं बोल सकता हूं कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, इस कॉइल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, है ना? तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल भी है और ये कॉइल भी है, तो क्या हो रहा होगा, यहां का भी करंट ग्रो हो रहा होगा। समझे? यहां का भी करंट ग्रो हो रहा होगा। अच्छा, फिर यहां का करंट जब ग्रो होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया होगा, तो करंट यहां का फिक्स हो गया होगा, स्टेडी हो गया होगा। बात को समझिए, करंट यहां का स्टेडी हो गया होगा। यहां का जब करंट स्टेडी हो गया होगा तब इसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेडी हो गया होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी रहे तब तो मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता, तब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता, है ना? जब इसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे तब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो म्यूचुअल इंडक्शन इफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल L1 इज फिक्स्ड कांस्टेंट। तो उस समय यहां पर जो करंट आया था वो गिरने लगेगा, यहां पर जो करंट आया था वो गिरने लगेगा।
समझे? और यहां का भी करंट गिरने लगेगा। क्यों? यही तो जादू है। अबे जब यहां का करंट गिरने लगेगा तो ये करंट गिरने लगेगा, तो ये करंट अगर गिरने लगा तो ये करंट भी गिरने लगेगा। समझे? बट जब ये करंट गिरने लगेगा तो फिर से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो फिर से म्यूचुअल इंडक्शन होगा। अब ये कैसे हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये एक ही कोर में दोनों लगे हैं, एक ही लोहे का टुकड़ा में दोनों वायर्स, ये इधर से वाइंड अप है, वो उधर से वाइंड अप है। समझे? एक ही कोर में दोनों वाइंड अप है इस तरह से, इस साइड से ये वाइंड अप है, इस साइड से ये वाइंड अप है। आई बात समझ में? तो यहां का करंट फिर और गिरने लगेगा, एकदम ड्रॉप डाउन टू जीरो। फिर क्या? फिर आईसी भी जीरो। यानी हुआ क्या? हुआ ये कि जब हमने स्विच ऑन किया पहली बार, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ बायसिंग दिया, तो हमने देखा कि इसमें करंट ग्रो हुआ। लिखते हैं चलो, व्हेन a proper amount of biasing is provided and the switch and it is switched on and it is switched on, ये वाला स्विच ऑन कर दिया गया, तो आईसी जो है वो क्या होगा? ग्रो होगा। तो आईसी अगर ग्रो हुआ एक्स टू वाई, तो यहां का जो करंट है वो भी ग्रो होगा, उसको आई बोला है तो वो भी ग्रो होगा, एक्स डैश टू वाई डैश। ये अपने मैक्सिमम तक पहुंच गया, आईसी ग्रो एंड आईसी ग्रोज टू मैक्सिमम। अब आईसी ग्रोज टू मैक्सिमम मतलब क्या? ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेटेड रीजन। ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेटेड रीजन। एक बार में समझेगा नहीं, ठीक है, बार बार देखना। ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेटेड रीजन। फिर क्या? आईसी स्टॉप्स ग्रोइंग, आईसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग। तो आईसी अगर स्टॉप्स इंक्रीजिंग तो आईई फॉल्स। समझे? यानी जब ये x से y तक पहुंचा तो ये x डैश से y डैश तक पहुंच गया। आईसी ग्रोस टू मैक्सिमम, ट्रांजिस्टर इन सैचुरेटेड रीजन, तो इस समय क्या हो रहा होगा? आईई ग्रोस टू मैक्सिमम, आईसी ग्रोस टू मैक्सिमम। उसके बाद आईसी बढ़ना बंद हो गया तो आईई गिरना शुरू हो गया, because IE is because of mutual induction. IE is because of mutual induction. आई बात समझ में? तो जब ये ग्रो करना बंद कर गया, जब ये ग्रो करना बंद हो गया, अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया, तो IE गिरना शुरू हो जाएगा। अब IE अगर गिरना शुरू हो गया, यानी जो करंट यहां पर जा रहा है IB मान लो, वो अगर गिरना शुरू हो गया तो आईसी भी गिरना शुरू हो जाएगा। बट आईसी गिरना शुरू अगर हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज हो रहा है, तो फिर से म्यूचुअल इंडक्शन होगा और यहां का करंट गिरना शुरू हो जाएगा। समझे? तो आईई फॉल्स, ये नंबर 1, ये नंबर 2, और नंबर 3 में मैं क्या लिखूंगा कि नाउ आईसी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यानी फॉल्स। और आईसी अगर फॉल हुआ तो फिर से ये आईसी, यहां पर आईसी करंट है, तो आईसी अगर फॉल हुआ तो क्या होगा? फिर से म्यूचुअल इंडक्शन शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, ये करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज होने से ही म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जब ये इंक्रीज हो रहा था तब म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ये इंक्रीज होगा, और जब ये डिक्रीज हो रहा था तब भी म्यूचुअल इंडक्शन होगा और ये डिक्रीज होगा। समझे? तो नाउ आईसी फॉल्स टू जेड, ये मान लीजिए जेड है। आईसी ग्रोस टू मैक्सिमम मतलब x टू y,
एंड आई ई ग्रोस टू मैक्सिमम मतलब एक्स डैश टू वाई डैश। फिर क्या, आईसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग, आईसी अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया, आईसी अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया, अब आईसी और नहीं बढ़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा तो आईई गिरने लगेगा, और आईई अगर गिरने लगा, इनपुट अगर गिरने लगा तो आउटपुट भी गिरने लगेगा। समझे, थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है। पहले ये इंक्रीज हो रहा था इसलिए ये इंक्रीज होगा, फिर ये नहीं इंक्रीज हो रहा था इसलिए ये गिरने लगेगा, अब ये गिरने लगेगा इसलिए ये भी गिरने लगेगा, और ये अगर गिरने लगा तो ये भी पूरा गिर जाएगा। तो क्या हुआ फिर, therefore IE falls to Z डैश। तो सिंपल है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सीबीएसई में तो नहीं आएगा, ठीक है, बस उम्मीद करते हैं कि जेडब्ल्यू में भी ना आए। ओके, तो हमने एक ओवरऑल क्या देखा कि भाई ट्रांजिस्टर जो है, ये शॉर्टकट है ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर जो है रीचेस टू सैचुरेशन रीजन, दूसरा पॉइंट, देन इट फॉल्स टू कट ऑफ रीजन, और तीसरा पॉइंट अगेन पॉइंट नंबर 1, यानी सैचुरेशन रीजन पे जाएगा, फिर म्यूचुअल इंडक्शन के कारण कट ऑफ रीजन में जाएगा, और फिर ये फीडबैक के कारण फिर से सैचुरेशन में जाएगा। तो हुआ ना 1 का 11, यहां पर क्या हो रहा है, 1 का 11 हो रहा है, फिर यहां पर क्या हो रहा है, 10 जा रहा इधर, 11 में से 10 जा रहा इधर और 1 जा रहा इधर, समझे। अच्छा, हालांकि ये तो स्टेट बोर्ड में भी नहीं है, सर पढ़ा क्यों रे, फिर मार डालेगा बच्चों लोगों को, सर बच्चों को मारना है क्या सर, ये सब पढ़ा पढ़ा के। देखो क्या है कि थोड़ा सा लगता है ऐसा, कहीं जेडब्ल्यू में आ गया तो पढ़ लो, एक बार के लिए पढ़ लो, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो दोबारा देखो, समझने में क्या दिक्कत है। अच्छा, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट और है, वो क्या है, वो है, अलग कलर से लिखता मैं, बहुत सिंपल सा बात है, कुछ नहीं, बरखाउसेन प्रिंसिपल। यानी अगर आपको बोला जाए कि ट्रांजिस्टर फीडबैक ऑसिलेटर की तरह कब काम करता है, तो जब इट फुलफिल्स बरखाउसेन प्रिंसिपल, और वो क्या है, AF इज इक्वल टू A बाई 1 माइनस A बीटा, AF इज इक्वल टू A बाई 1 माइनस A बीटा, कुछ नहीं है, A बीटा अगर 1 हो गया, देखो ध्यान से, A बीटा अगर 1 हो गया तो AF क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। क्या मीनिंग है इसका सर, कुछ नहीं, देखो AF मतलब एम्प्लीफिकेशन विथ फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक, एम्प्लीफिकेशन विथ फीडबैक, और A मतलब एम्प्लीफिकेशन विदाउट फीडबैक, A मतलब एम्प्लीफिकेशन विथ फीडबैक, विदाउट फीडबैक, एम्प्लीफिकेशन विदाउट फीडबैक, और AF मतलब एम्प्लीफिकेशन विथ फीडबैक, और बीटा मतलब जो गेन हो रहा है, बीटा मतलब वही जो गेन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आपने A बीटा इक्वल टू 1 करवा दिया, सिस्टम में सेटिंग करके अगर आपने A बीटा इज इक्वल टू 1 करवा दिया, तो AF क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, जिसका मतलब होगा कि विदाउट एनी फर्दर इनपुट यू विल गेट द आउटपुट, फीडबैक ऑसिलेटर। तो यहां होता है खत्म।
समझे? एक क्विक रिवीजन मार देता हूं, देख लो। पहली बार जब तुम स्विच ऑन करोगे तो यहां से करंट निकलेगा, यहां से करंट निकलेगा, IB होगा, यहां से करंट नहीं निकलेगा, यहां से करंट निकलेगा, IB होगा तो IC होगा। IC एकदम से तो होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा जब बढ़ेगा तो इसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, जिसके कारण यहां पर और यहां पर इंडक्टिव कपलिंग होगा। क्या सर? इंडक्टिव कपलिंग, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ये सब कपल किए गए ना, इसलिए इंडक्टिव कपलिंग, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ठीक है, ये बढ़ रहा होगा, ये भी बढ़ रहा होगा, ये बढ़ते बढ़ते मैक्स हो जाएगा। हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर काय में आ गया? सैचुरेटेड रीजन में आ गया, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे आप। समझे? ट्रांजिस्टर काय में आ गया? सैचुरेशन रीजन में आ गया। फिर IC बढ़ना बंद, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना बंद, IE गिरने लगेगा, IE गिरने लगेगा, यहां का करंट गिरने लगेगा। समझे? इसको इनपुट मिल चुका है और यहां का करंट गिरने लगेगा। फिर ये अपने मैक्स तक पहुंच गया था, ये गिरने लग रहा है, इसलिए ये भी गिरने लगेगा। अब ये गिरने लगा तो फिर से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो ये भी गिरने लगेगा, ये गिरकर पूरा ही जीरो हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिस्टर हैज रीच्ड टू कट ऑफ रीजन। फिर अगली बार जब शुरू होगा तो यहां से वो इनपुट नहीं लेगा, वो जो यहां से लिया था उसी में 1 का 11 कर देगा। दैट्स ऑल। समझे? सो डोंट पैनिक। स्टेट बोर्ड में नहीं आएगा और ना ही CBSE में आएगा। बस पढ़ा दिया कि भाई JW में अगर आया बाय चांस तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। हालांकि मुझे तो 100% यकीन है कि JW में भी नहीं आएगा, फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता। या ये सोच लो कि जिसको इस बार का स्टेट बोर्ड देना था, CBSE देना था, उसके लिए पढ़ा दिया। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ये लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेमीकंडक्टर ऊपर का कट गया है। ओके।